वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सेकंड सेम की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। इसका पार्ट 2 करेंगे आज हम। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि औरंगज़ेब किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। आज हम इसके पतन के अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य के पतन के बीज बो दिए थे, किंतु इसकी नैया डुबाने के लिए बहुत से अन्य कारण भी उत्तरदायी थे। इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट इसमें, औरंगज़ेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। यदि औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी योग्य एवं शक्तिशाली होते तो वे मुग़ल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को रोक सकते थे। दुर्भाग्यवश औरंगज़ेब के सभी उत्तराधिकारी अयोग्य एवं निकम्मे निकले। वे विशाल मुग़ल साम्राज्य के बोझ को संभालने में सक्षम न थे। यहाँ पर शासक तो बदल रहे थे, लेकिन वे अपने से पहले को अच्छा साबित कर रहे थे। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, तक सभी 11 शासकों की कहानी इसी प्रकार की थी। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम को प्रशासन में कोई रुचि न थी। इस कारण उसे शाह ए बेखबर कहा जाने लगा। उसका उत्तराधिकारी जहांदर शाह अत्यंत चरित्रहीन एवं अयोग्य बादशाह सिद्ध हुआ। वह एक वेश्या लाल कुंवर पर इतना आसक्त था कि उसे प्रशासन का कोई ध्यान न रहा। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के हाथ एक कठपुतली मात्र रहा। मुहम्मद शाह सदैव रंगरलियों में डूबा रहता था। इस कारण वह जनसाधारण में रंगीला के नाम से लोकप्रिय हुआ। बाद के मुगल बादशाह भी विलासप्रिय निकले। वे अपना अधिकांश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करते थे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल बादशाहों का नैतिक पतन होता चला गया। वे शक्तिशाली मुगल बादशाहों की धुंधली छाया मात्र बनकर रह गए थे। वे सभी अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ थे। फिर भला वे मुगल साम्राज्य की सुरक्षा कैसे कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। मुगलों में उत्तराधिकार के नियम का न होना मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। प्रत्येक बादशाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो जाता था। सिंहासन के दावेदार का निर्णय तलवार के बल पर होने लगा था। जहांगीर ने सिंहासन के लिए अकबर के विरुद्ध एवं शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किए थे। औरंगज़ेब ने सिंहासन प्राप्त करने के उद्देश्य से न केवल अपने भाइयों दारा, शुजा एवं मुराद की हत्या की, अपितु अपने पिता शाहजहां को भी बंदी गृह में डाल दिया। औरंगज़ेब के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। इस प्रकार होने वाले झगड़ों ने साम्राज्य को निर्बल बना दिया। बड़ी संख्या में सैनिकों की क्षति के अतिरिक्त मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा एवं अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक दिवालियापन। मुगलों का आर्थिक दिवालियापन उनके साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने अपने सुधारों द्वारा एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की स्थापना की थी। शाहजहां ने भवनों के निर्माण एवं कंधार तथा मध्य एशिया के अभियानों पर इतना धन खर्च किया कि शाही राजकोष दिवालियेपन के कगार पर
जा पहुंचा। अतः विवश होकर शाहजहां ने भूराजस्व की दर बढ़ाकर 50% कर दी। इसका उलट प्रभाव पड़ा। अधिकांश किसान कृषि करना ही छोड़ गए। औरंगजेब के शासनकाल में लड़े गए दीर्घकालीन एवं व्यर्थ के युद्धों ने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई पग न उठाया। वे अपना अधिकांश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करते थे तथा उन पर धन लुटाकर प्रसन्न होते थे। परिणाम स्वरूप मुगलों का आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया। इससे मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल अमीरों की अयोग्यता एवं स्वार्थ। मुगल अमीरों की अयोग्यता एवं स्वार्थ ने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। आरंभ में मुगल अमीरों ने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं संगठन में उल्लेखनीय योगदान दिया। समय के साथ साथ उनके चरित्र में बहुत गिरावट आ गई। वे विलासिता का जीवन जीने लगे। वे अपना अधिकांश समय रंगरलियों में व्यतीत करने लगे। सुरा एवं सुंदरी उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह ही जब जाम से जाम टकराने लगे तो इन अमीरों को कौन पूछता। इसके अतिरिक्त मुगल अमीर अनेक गुटों में विभाजित थे। एक गुट दूसरे गुट का जानी दुश्मन होता था। वे सदैव षड्यंत्रों में व्यस्त रहते तथा बादशाह के कानों में विष घोलते रहते थे। उनके स्वार्थों के कारण वे न केवल स्वयं ही डूबे अपितु मुगल साम्राज्य को भी ले डूबे। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल सेना की दुर्बलता। आरंभ में मुगल सेना ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया। बाबर के इशारे पर मुगल सैनिक अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। अकबर ने मुगल सेना को शक्तिशाली बनाया। धीरे धीरे मुगल सेना भी दुर्बल होने लगी। मुगल सेना कोई राष्ट्रीय सेना नहीं थी। इसमें तुर्क, अफगान, उज्बेक, मुगल एवं ईरानियों की प्रमुखता थी। विभिन्न जातियों से संबंधित ये सैनिक एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे तथा राज्य के हितों की अपेक्षा अपने जातीय हितों को अधिक महत्व देते थे। मनसबदार के नियंत्रण में होने के कारण इन सैनिकों का बादशाह से कोई सीधा संबंध नहीं होता था तथा ये मनसबदार को ही अपना स्वामी मानते थे। धीरे धीरे मुगल सेना में अनुशासनहीनता आती गई। वे रण क्षेत्र में जाते समय अपने साथ अपनी बेगमों, दासियों एवं नर्तकियों को भी ले जाने लगे। मुगल सेना में व्यापक भ्रष्टाचार भी फैल गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो सैनिकों के प्रशिक्षण की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उनके अस्त्र शस्त्र भी पुराने पड़ गए थे। ऐसी शक्तिहीन सेना के बल पर मुगल साम्राज्य के पतन को रोकना असंभव था। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुश एवं विदेशी शासन। भारत में मुगलों ने एक निरंकुश शासन की स्थापना की। यह शासन सेना की शक्ति पर आधारित था। इस शासन का मुख्य उद्देश्य देश को आंतरिक विद्रोहों
तथा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखना तथा भू राजस्व एकत्र करना था। इसमें प्रजा की भलाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जब तक मुगल बादशाह शक्तिशाली रहे तब तक सेना उनके नियंत्रण में रही एवं प्रशासन का कार्य ठीक ढंग से चलता रहा। जैसे ही अयोग्य मुगल बादशाह सत्ता में आए, सेना उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। परिणाम स्वरूप देश में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई। इसके अतिरिक्त मुगल भारतीयों के लिए सदैव विदेशी ही रहे। अकबर को छोड़ किसी भी मुगल सम्राट ने भारतीयों के दिलों को जीतने का कोई प्रयास न किया। मुगल प्रशासन में विदेशी मुसलमानों को ही प्रमुख स्थान दिया गया था। प्रजा की सहानुभूति न होने के कारण मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई। ऐसे साम्राज्य का छिन्न भिन्न होना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट है नई शक्तियों का उत्थान। 18वीं शताब्दी में भारत में नई शक्तियों के उत्थान ने मुगल साम्राज्य के पतन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने दिल्ली तक लूटमार मचा रखी थी। पंजाब में सिखों ने अपना प्रभाव काफी बढ़ा लिया था। इसी प्रकार राजपूताना में राजपूत, रुहेलखंड में रुहेले तथा आगरा एवं मथुरा में जाट काफी शक्तिशाली हो गए थे। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में, 1722 ईस्वी में सआदत खान ने अवध में तथा 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इन नई शक्तियों के उत्थान से मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण। मुगल साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आक्रमणकारियों में नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली प्रमुख थे। ईरान के शासक नादिर शाह ने जनवरी 1739 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण कर मुगल सूबेदार जकारिया खां को पराजित किया। फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को कड़ी पराजय देकर मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को भी बंदी बना लिया। नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर लूटमार की तथा वह यहाँ से 70 करोड़ रुपये का माल लूटकर ले गया। वह अपने साथ शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, को भी ले गया। 1747 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर बार बार आक्रमण किए। उसने 1752 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। उसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी, उसमें मराठों को एक कड़ी पराजय दी थी। इसके अतिरिक्त वह भारत से अपार धन लूटकर अपने साथ ले गया था। इन आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रकट कर दिया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का उत्थान। व्यापार के बहाने भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राजनीतिक विकास करना प्रारंभ कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई तथा 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त कर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को अपने प्रभाव अधीन ले लिया था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को
अपने संरक्षण में ले लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। यहाँ 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भारत में महान मुगल वंश का अंत हो गया। आज के इस टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।